हेलो एवरीबॉडी, आई एम राहिल एंड यू आर वाचिंग एसआर लीगल एज। तो हम यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने सेक्शन 16 तक कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो हमारे चैनल की इंडियन एविडेंस एक्ट की प्लेलिस्ट में जाएं और आपको पहला चैप्टर और सेक्शन 16 तक का जो दूसरी वीडियो है वो वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट एडमिशन वाला पार्ट है, जो सेक्शन 17 से लेकर के सेक्शन 31 तक है। आपको ये छोटा अगर लग रहा होगा तो आप इस पे ध्यान मत दीजिए। आप अपना अपना बेयर एक्ट ओपन रखिए साथ में, और केस लॉज तो मैं बोल ही दूंगा और आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएंगे। तो सेक्शन 17 हमारा एडमिशन को डिफाइन करता है। तो सेक्शन 17 कहता है कि एडमिशन कोई भी आपकी स्टेटमेंट, वो ओरल हो या इन राइटिंग हो, जो वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट करे एग्जिस्टेंस ऑफ किसी फैक्ट की, वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्ट, वो आ गया आपका एडमिशन। ठीक है। तो एडमिशन जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। ऑन द अदर हैंड कन्फेशन जो है वो हमारा एक थोड़ा नैरो कॉन्सेप्ट है। हम ये कह सकते हैं कि जो एडमिशन है वो जीनस है और हमारा जो कन्फेशन है वो उसका स्पीशीज है। ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 17 में सिर्फ एडमिशन को डिफाइन किया गया था। अब 18, 19, 20 में हमें ये बताया गया है कि किस किस पर्सन की स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल मानी जाएगी। सबसे पहले सेक्शन 18 कहती है एडमिशन बाय पार्टी एंड एजेंट। तो जो भी पार्टी टू द सूट, जो भी पर्सन होगा, उसकी स्टेटमेंट को एडमिसिबल माना जाएगा, या फिर उसका जो भी कोई रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होगा उसकी स्टेटमेंट को भी एडमिसिबल माना जाएगा। इसके साथ साथ अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो जो भी पर्सन उस कैरेक्टर में होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में होगा, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उसकी स्टेटमेंट जो है वो एडमिसिबल मानी जाएगी। और अगर किसी पार्टी का उस सब्जेक्ट मैटर में कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है या प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, पेक्यूनरी हो गया जो मनी वाला इंटरेस्ट हो गया, या जो भी उसका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट है, तो उसकी स्टेटमेंट भी एडमिसिबल मानी जाएगी। इसको समझते हैं एक इलस्ट्रेशन के साथ। मान लीजिए ये वाइट बोर्ड है, या मान लीजिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ये यूट्यूब चैनल एक सब्जेक्ट मैटर हो गया। इसमें प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट किसका है? आई एम द ऑनर, मेरा है। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई स्टेटमेंट होगी, जो मेरी स्टेटमेंट होगी, वो एडमिसिबल मानी जाएगी। ओके। देन नेक्स्ट आ गया फ्रॉम होम इंटरेस्ट डिराइव्ड। अगर मान लीजिए मेरा ये चैनल है, मैं आपको दे देता हूं, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट मैटर आपको मैंने दिया। जब आप कहीं पर जाओगे तो वहां पर आप शो करोगे कि ये सब्जेक्ट मैटर मेरा है, तो आपने इंटरेस्ट किससे डिराइव किया? मेरे से। तो मेरी स्टेटमेंट वहां पर एडमिसिबल मानी जाएगी। अब यहां पर सब्जेक्ट मैटर का इंटरेस्ट तो शिफ्ट हो चुका है, तो यानी आप इस कैटेगरी में आ जाओगे पार्टी इंटरेस्टेड, मतलब आपका प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। फ्रॉम होम इंटरेस्ट मेरे से लिया था, मेरा इंटरेस्ट, दोनों की हमारी स्टेटमेंट्स जो है वो एडमिसिबल मानी जाएंगी। सेक्शन 19 कहता है बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। जो अगेंस्ट द पार्टी टू द सूट होती है, जैसे मान लीजिए, इसको इलस्ट्रेशन के साथ ही समझेंगे। नीचे बेयर एक्ट में देखिए इलस्ट्रेशन दी है कि ए ने बी को, मतलब एक पर्सन है ए, उसने बी को हायर किया कि मेरे जिस से कर्जा है, मैंने जिस से डेट लेना है, तुम वो रिकवर करो। अब उसने एक पर्सन है सी, उससे रिकवर नहीं किया। अब ए ने बी को सू कर लिया कि इसने सी से मेरा डेट जो रिकवर करना था वो नहीं किया। अब बी ने कह दिया कि भाई तेरा तो सी की तरफ कोई कर्जा ही नहीं है, तेरा तो सी की तरफ कोई डेट है ही नहीं है। अब यहां पर सी कौन है? अगेंस्ट पार्टी टू द सूट। वो अगर ये स्टेटमेंट देता है कि हाँ मेरी तरफ ए का कर्जा है, तो वो स्टेटमेंट उसकी एडमिसिबल मानी जाएगी। ये हमारा सेक्शन 19 है। सेक्शन 20 कहता है बाय पर्सन एक्सप्रेसली रेफर्ड बाय पार्टी टू द सूट। हम कह सकते हैं जो रेफरल पार्टी हो गई, कि हम किसी को रेफर करते हैं जिसको नॉलेज है हमारे बारे में। इलस्ट्रेशन देख लीजिए, ए पर्सन आता है, वो कहता है बी को कि मैं आपका वो वाइट वाला हॉर्स खरीदना चाहता हूं, आप मुझे उसकी साउंडनेस के बारे में बताइए, क्या वो घोड़ा सही है? तो वो कहता है आप सी के पास चले जाइए, मेरे जितने भी घोड़े हैं उन सब की देख रेख सी करता है, तो उसको पता होगा वो घोड़ा साउंड माइंड का है या अनसाउंड माइंड का है। ठीक है। तो यहां पर जो सी है उसकी स्टेटमेंट एडमिसिबल मानी जाएगी। 20 तक क्लियर?
देन सेक्शन 21 में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 21, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई ऑन और ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, एज अ जनरल रूल, पहले आपको इसमें 3 एक्सेप्शंस भी हैं, लेकिन पहले जनरल रूल का कंसेप्ट मैं क्लियर करता हूँ। एज अ जनरल रूल ये है कि आप अपने फेवर में जो स्टेटमेंट देते हैं वो एडमिसिबल नहीं मानी जाती। ठीक है, एग्जाम्पल एक नीचे इसी में एग्जाम्पल देख लीजिए। ए कहता है कि वो जो डीड है वो जेन्युइन है, बी कहता है कि वो फॉर्ज्ड है, नकली है। ठीक है, अब ये दोनों अपने अपने फेवर में दे रहे हैं, तो इनकी स्टेटमेंट एडमिसिबल नहीं मानी जाएगी। लेकिन हाँ, अगर कोई पर्सन अपने ही खिलाफ स्टेटमेंट दे देता है तो उसकी वो स्टेटमेंट जो है एडमिसिबल मानी जाएगी। जैसे ए कहता है कि ये डीड जो है जेन्युइन है, असली है, बी कहता है कि हाँ ए सही कह रहा है, ये स्टेटमेंट नकली नहीं है, असली ही है। यहाँ पर बी ने अपने अगेंस्ट दे दी ना, क्योंकि पहले बी कह रहा था कि ये नकली है, तो यहाँ पर वो उसकी एडमिसिबल हो जाएगी। ये इन जनरल रूल, जनरल रूल मतलब अपने फेवर में दी गई स्टेटमेंट इनएडमिसिबल, अपने अगेंस्ट दी गई स्टेटमेंट एडमिसिबल। अपने ही खिलाफ अगर कोई पार्टी स्टेटमेंट देती है वो एडमिसिबल मानी जाएगी। अंडरस्टूड। अब आ जाते हैं एक्सेप्शंस पे कि कब कब अपने फेवर में दी गई जो स्टेटमेंट है वो एडमिसिबल मानी जाएगी। जनरल रूल में हमने क्या पढ़ा, अपने फेवर में दी गई स्टेटमेंट इनएडमिसिबल है। अपने फेवर में दी गई कब कब एडमिसिबल होगी, हमारे पास 3 एक्सेप्शंस दी गई हैं। पहली है जो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस के एक्ट आती है। मान लीजिए जो डाइंग डिक्लेरेशन है, मान लीजिए जिस पर्सन ने स्टेटमेंट दिया था वो मर चुका है, या फिर वो पर्सन उसको ढूंढा गया लेकिन वो मिला नहीं। ठीक है, तो उस पर्सन की स्टेटमेंट यहां पर एडमिसिबल हो जाएगी, चाहे वो उसके फेवर में थी। ठीक है, सेकंड, इसमें आप देख लीजिए एक इलस्ट्रेशन है, बी इलस्ट्रेशन होगा, आप देख लीजिएगा कि एक पर्सन है, उस पर मुकदमा चलाया गया कि उसने जो समुद्री जहाज था वो अपने रूट से शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, अब उस पर्सन को खोजा गया, वो मर चुका था। अब उसके पास में एक डायरी थी, जो डायरी में लिखा गया था, वो जब भी अपनी जो रूट पर डायरी का मेंटेन करता था तो डायरी पर लिखा गया था कि वो रूट से हटाया नहीं गया था, वो अपने रूट पर ही चलाया गया था। यहाँ पर उसने अपने फेवर में स्टेटमेंट लिखी थी, लेकिन यहाँ पर वो एडमिसिबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 32 के अंडर आता है, डाइंग डिक्लेरेशन में आता है। ठीक है, ये हमारा पहला एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन कि वो वाली कोई स्टेटमेंट जो आपकी किसी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी की एग्जिस्टेंस को शो करे, तो वहाँ से भी वो एडमिसिबल मानी जाएगी, चाहे वो आपके फेवर में हो। जैसे इलस्ट्रेशन डी देख लीजिए आप। इलस्ट्रेशन डी में बताया है कि ए पर मुकदमा चला कि उसने स्टोलन गुड्स रिसीव किए ये जानते हुए कि वो स्टोलन है, लेकिन उसने स्टेटमेंट दी, उसने खुद को ये प्रूव किया कि भाई मुझे अगर पता होता कि ये स्टोलन है तो मैं उनको उससे कम कीमत में बेचता, लेकिन आप देखिए मेरे पास फलान पर्सन आया था, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया उसको, ओरिजिनल वैल्यू से बिलो मैंने नहीं बेचा। तो यहाँ पर भी उसके एक उसका एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड बताता है कि उसको नॉलेज नहीं थी, तभी उसने ओरिजिनल प्राइस से कम में बेचने का नहीं सोचा। वरना अगर चोरी का माल होता है तो लोग बिलो प्राइस में जाकर के बेच देते हैं। ठीक है, और थर्ड एक्सेप्शन आ जाता है इसमें कि अगर अदरवाइज सेक्शन 5 से लेकर के 55 तक अगर वो रेलिवेंट है तो वो एडमिसिबल मानी जाएगी। ठीक है, ये हमारी सेक्शन 21। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं हुआ है, कुछ कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट केस ला है, अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अग्नू नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये हेल्ड हुआ था कि जब एक्यूज्ड की एडमिशन स्टेटमेंट को जब एडमिसिबल किया जाता है तो उसकी पूरी की पूरी एडमिशन को, जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट है, वो रेलिवेंट मानी जाएगी और वो एविडेंस में टेंडर किया जाएगा। ये नहीं है कि उसमें से कुछ पार्ट आप उठा करके एविडेंस में डाल दोगे। ठीक है, देन सेक्शन 22, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट रेलिवेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर बात है तो उसके लिए ओरल जो एविडेंस है या ओरल एडमिशन है वो ऐसे तो इनएडमिसिबल होती है,
लेकिन हाँ, अगर उस पर्सन को सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए अलो कर दिया गया है कोर्ट ने, सेकेंडरी एविडेंस हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, और अगर उसको अलो कर दिया है सेकेंडरी में, तब वो ओरल एविडेंस दे सकता है। और या तो अगर वो जो डॉक्यूमेंट है वो उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में है कि क्या ये डॉक्यूमेंट असली है या नकली है, तब भी ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। सिमिलरली 22A कब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का ओरल एविडेंस दिया जा सकता है, तो जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जेन्युइननेस क्वेश्चन में होगी तो वो उसका ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 23 एडमिशंस इन सिविल केसेस व्हेन रेलिवेंट। तो सिविल केसेस में जनरल रूल यही है कि सिविल केसेस में वो इररेलिवेंट सेक्शन 23 आ जाता है कि सिविल केसेस में एडमिशन कब रेलिवेंट है। तो यहाँ पर दो कंडीशंस बताई गई है, नीचे आप देखिए, उनको छोड़ करके रेलिवेंट है। कब कब इररेलिवेंट है? अगर पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करती हैं, एग्री कर जाती हैं कि इस स्टेटमेंट पर हम कोई एविडेंस नहीं देंगे, या फिर कोर्ट खुद से ये इन्फेरेंस निकाल लेती है कि शायद पार्टीज एग्री कर गई हैं कि वो इस पर एविडेंस नहीं देना चाहती या नहीं देंगी, तो उसको इररेलिवेंट माना जाएगा। अदरवाइज बाकी सिचुएशंस में वो रेलिवेंट समझी जाएगी। ठीक है, एक सेकंड कैप कीजिए। देन सेक्शन 24 यहां से स्टार्ट होता है हमारा कन्फेशन। अभी तक हम एडमिशन पढ़ रहे थे जो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, अब हम कन्फेशन पढ़ेंगे जो एक थोड़ा नैरोअर कॉन्सेप्ट है, या जिसे हम कह सकते हैं कि वो स्पीशीज है और एडमिशन जीनस है। ठीक है, सेक्शन 24 जो हमारा कन्फेशन है, पहले तो कन्फेशन में आपको बता दो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में कन्फेशन कहीं पर भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, उसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो कन्फेशन डिफाइन किया गया था पालका नारायण स्वामी के केस में। पालका नारायण स्वामी के केस में ये हेल्ड किया था कि एडमिशन ऑफ गिल्ट ऑफ अ पर्सन, गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड, जो भी एक्यूज्ड पर्सन होगा वो अगर वॉलेंटरली एक्नॉलेज कर लेगा अपने गिल्ट को, वो चीज़ कन्फेशन है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा केस में? पालका नारायण स्वामी केस में कन्फेशन को एक्सप्लेन किया गया है। तो अब सेक्शन 24 कहती है कि अगर कन्फेशन किसी थ्रेट में या इंड्यूस या प्रॉमिस करके कुछ इस तरह से लिया गया है तो वो कन्फेशन इररेलिवेंट है। 25 भी इररेलिवेंट, 26 भी इररेलिवेंट। कैसे कैसे? 25 कहता है कि अगर पुलिस को कन्फेशन किया है, पुलिस ने अगर कन्फेशन लिया है, वो भी इररेलिवेंट माना जाता है। पुलिस को दी हुई स्टेटमेंट इनएडमिसिबल मानी जाती है। देन सेक्शन 26 इन पुलिस कस्टडी, अगर आपने कन्फेशन पुलिस को नहीं, पुलिस की कस्टडी में, ठीक है, इसमें एक फेमस केस लॉ है आर वर्सेस लेस्टर, जिसको हम टोंगा वाला केस भी कहते हैं। इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि, इसके फैक्ट्स मैं आपको बता देता हूं कि जो पुलिस अपनी कस्टडी में किसी पर्सन को ले जा रही थी एक टोंगा पे, अब वहां पर पुलिस वाला कहीं आगे पीछे हुआ तो उस पर्सन ने टोंगे वाले के पास कन्फेस कर दिया अपना जो भी क्राइम था। तो ये हेल्ड हुआ कि बेशक उसने टोंगे वाले को कन्फेस किया था, बट वो पुलिस की कस्टडी में था, तो ये भी इनएडमिसिबल माना जाएगा, इररेलिवेंट माना जाएगा। ठीक है, 24, 25, 26 में कन्फेशन इररेलिवेंट, 27 में रेलिवेंट। अब आ जाता है कि कन्फेशन व्हेन रेलिवेंट। 27 कहता है कि हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एक्यूज में बी प्रूव्ड। अगर वो पुलिस को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देता है जिससे कोई डिस्कवरी हो जाती है, तो वो वाला जो पॉइंट होगा वो एडमिसिबल माना जाएगा, वो रेलिवेंट माना जाएगा। फेमस केस लॉ काठीकालू ओगाड। इस केस लॉ में जो एक्यूज्ड पर्सन था उसने ये कन्फेस किया था कि हमने जिस गन से या जिस पिस्टल से हमने जो मारा है, तो वो गन हमने फलान जगह पर दफनाई है। अब पुलिस गई, पुलिस ने वहां पर सर्च किया, उनको वो गन वहां से मिल गई, तो यहां पर उसका कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट माना जाएगा। अंडरस्टूड? 27 में डिस्कवरी जहां पर होगी वो रेलिवेंट माना जाएगा। 24, 25, 26 इररेलिवेंट, 27 में रेलिवेंट, 28, 29 दोनों में रेलिवेंट। 28 क्या है कि अगर थ्रेट, इंड्यूसमेंट या प्रॉमिस को अगर रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, रिमूव करके
फिर अगर जो वॉलेंटरली एक्नॉलेजमेंट होगा, वॉलेंटरी कन्फेशन होगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा। 29 कहता है कि अगर कन्फेशन प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी करके लिया गया है कि आप मुझे बता दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस तरह से कन्फेशन किसी का लिया गया है, या उस पर कोई डिसेप्शन प्रैक्टाइज किया है, या किसी बंदे ने शराब पी रखी थी, वो अनकॉन्शियस था, नशे में था और उसने सब कन्फेस कर दिया, तो वो जो है वो रेलिवेंट समझा जाएगा, वो इररेलिवेंट नहीं समझा जाएगा। ठीक है। देन सेक्शन 30, कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर्स जॉइंटली इन द सेम ट्रायल, मतलब को एक्यूज्ड। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, को एक्यूज्ड की बात हो रही है, अकम्प्लीस की बात नहीं हो रही है। को एक्यूज्ड एंड अकम्प्लीस आर डिफरेंट। ठीक है। अब यहां पर जो कन्फेशन जो प्रूव हो गया एक पर्सन का, को एक्यूज 2-3 बंदों ने मिलकर के जो ऑफेंस कमिट किया, अब एक पर्सन का जो कन्फेशन था वो प्रूव हो गया कि ये सच कह रहा है। अब उसका कन्फेशन जो अदर को एक्यूज्ड होंगे उनको भी अफेक्ट करेगा। ठीक है। कश्मीरा सिंह फेमस केस लॉ है इसका, कि जिसमें यह हेल्ड हुआ था कि को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन होगा वो कन्फेशन मेकर को भी अफेक्ट करेगा और उसका जो को एक्यूज्ड होगा उसको भी अफेक्ट करेगा। अनदर इसमें इंपॉर्टेंट केस ला है हरिचरण कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें एविडेंशियरी वैल्यू की बात की गई है को एक्यूज्ड के कन्फेशन की। तो जो को एक्यूज्ड का कन्फेशन होगा वो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। मतलब सब्सटेंटिव हो गया कि जिस पे सोल बेसिस कन्विक्शन दी जाती है, तो को एक्यूज्ड का जो कन्फेशन होगा सोल उसके बेसिस पर आप उसको कन्विक्शन नहीं दे सकते, उसको सिर्फ आप कोरोबरेट कर सकते हो। ये हरिचरण कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में हेल्ड हुआ था। अब इस टॉपिक की हमारी लास्ट सेक्शन है एडमिशन आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट में स्टॉप। जो एडमिशंस होते हैं वो कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होते, मतलब एडमिट कर लेने से आपको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिल गया, वो सिर्फ कोरोबरेट किए जा सकते हैं और वो एज स्टॉपल वहाँ पर काम करते हैं, स्टॉपल लगता है एक तरह से। ठीक है, ये था हमारा 17 से लेकर के 31 जो हमारा एडमिशन और कन्फेशन का पार्ट था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू, बाय बाय।